दोस्तों, आजकल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पूरे वर्ल्ड मीडिया में छाए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 28 फरवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक बैठक थी। यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि यूक्रेन और अमेरिका में जो रेयर मिनरल्स की डील है उस पर सिग्नेचर किए जाएं। लेकिन आपसी बातचीत में, जिसमें कि जेडी वांस भी थे, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये लोग मिलकर जब बात कर रहे थे तो अचानक बात बिगड़ती चली गई और वह इतनी बिगड़ गई कि पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई विदेशी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बिना भोजन के व्हाइट हाउस से निकला, और न केवल निकला बल्कि अमेरिका से भी वे निकल गए। और उसके बाद हम लगातार दो चीज़ें देख रहे हैं। यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से हम देखें तो हम कहेंगे कि जो यूरोप है वह विभाजित हो रहा है, राजनीतिक रूप से विभाजित हो रहा है। पॉलिटिकल डिवाइड हम साफ साफ देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन और यूरोप में। कुछ देश, जिसमें जर्मनी है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें यूके है, ये ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जैसे इटली जैसे देश हैं जो कि इस विवाद में अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो पहला ये डिवाइड हो रहा है, और जब यूरोप पॉलिटिकली डिवाइड होगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी डिवाइड होगी। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं कि एक तरफ यूरोपीय यूनियन है, दूसरी तरफ यूएसए है, तीसरी तरफ हमारा रसिया है, और चौथी तरफ भारत जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य हैं, जिन्हें शायद ये बड़ी असमंजस की स्थिति से गुजरना होगा कि वे आखिर इस पॉलिटिकल डिवाइड में किसके साथ रहें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। उसका एक आहट लोगों को सुनाई दे रही है, और यह चीज़ एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीटिंग के दौरान भी कहा था ज़ेलेंस्की से कि आप थर्ड वर्ल्ड वार को इनवाइट करने जा रहे हैं। वैसे मेरा परसेप्शन ये है कि एटॉमिक हथियारों के इस दौर में वर्ल्ड वार तो नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ और एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ अमेरिका या ब्रिटेन शामिल हुए तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता इस कदर इस सिचुएशन को बिगड़ने देगा कि वर्ल्ड वार की नौबत आए। लेकिन सबसे पहले ज़ेलेंस्की। दोस्तों, मैं हूँ उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे यूक्रेन, ज़ेलेंस्की और इस पूरे विवाद को संक्षेप में समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा, ज़ेलेंस्की इस समय यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति हैं। वही यूक्रेन जो 1919 से लेकर के 1991 तक, अगस्त 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा था। लेकिन आप जानते हैं कि दिसंबर में डिसमेंटल हो गया यूएसएसआर। लेकिन उसके विघटन से पहले ही जो यूक्रेन था वह सोवियत संघ से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, और उसी के प्रेसिडेंट बने 20 मई 2019 को व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन बाद में सिचुएशन रसिया के साथ इनकी बिगड़ गई। वैसे यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, इनकी प्रेसिडेंट बनने की जो यात्रा है ना, वो बड़ा रोमांचकारी है, किसी परिकथा की तरह है, बड़ी फिल्मी है। और इसका जब मैं कह रहा हूँ तो इसका कारण ये है कि यदि आप इनकी फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो इनके जो पिता हैं वो भी हैं, वे प्रोफेसर हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट के रूप में वे काम कर रहे हैं। इनकी जो मदर हैं वे एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके जो ग्रैंडफादर थे वे सेकेंड वर्ल्ड वार में रेड आर्मी में यानी कि सोवियत संघ की सेना में कर्नल के पद के ऊपर विराजमान थे, और इन्होंने रसिया की तरफ से युद्ध में भाग लिया। आज कंट्राडिक्शन ये है कि उनका पोता रसिया के खिलाफ खड़ा है। लेकिन ये समय की बात है, ये पॉलिटिक्स की बात है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब सवाल ये है कि ये साहब यानी कि ज़ेलेंस्की साहब राष्ट्रपति कैसे बने, और मैंने कहा था ये बड़े रोमांचकारी है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ज़ेलेंस्की ने एलएलबी किया है, यानी ये ग्रेजुएट हैं लॉ में, लेकिन ये एक भी दिन इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, एक भी दिन किसी लोअर या अपर कोर्ट में नहीं गए, क्योंकि इनका मन उधर लगा नहीं।
और ये गए कॉमेडी के एरिया में। इनको कॉमेडी करनी बहुत अच्छी लगती थी और इन्होंने अनेक कंपटीशन में भाग लिया और 1997 में केवियन करके एक कॉमेडी शो था जिसके ये विजेता हुए। और विजेता बनने के बाद इन्होंने अपना एक कहिए कि क्वार्ताल 95 करके एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई, जिसका पर्पज़ यही था कि ये अलग अलग कॉमेडी शो में जा कर के और उसमें भाग लेंगे और विजेता बनने की कोशिश करेंगे। यही जो क्वार्ताल 95 करके संस्था थी, 2003 में निरंतर सफलताओं के बाद इन्होंने 2003 में इसको एक प्रोडक्शन कंपनी बना दिया। प्रोडक्शन कंपनी मतलब अब यह कंपनी ऐसी हो गई जिसमें एक्टर भी थे, जिसमें हीरोइन थी, एक्ट्रेसेस थी, जिसमें स्क्रिप्ट राइटर थे, सारी एक कंपनी थी जो फिल्में बनाती थी, जो सीरियल बनाती थी। जैसे इनकी एक फिल्म थी बड़ी पॉपुलर हुई जिसके सीक्वल भी बने और उसका नाम था लव इन बिग सिटी, और इसका पार्ट 2 भी आया, पार्ट 3 भी आया। ऑफिस रोमांस करके इनकी पिक्चर थी, आवर टाइम करके इनकी पिक्चर थी। लेकिन जिस चीज़ ने इनको राष्ट्रपति बनने का मौका दिया, या कहिए कि जिस चीज़ ने इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई और ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, वह एक सीरियल था और उस सीरियल का नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। सर्वेंट ऑफ द पीपल एक ऐसे हिस्ट्री टीचर की कहानी है जो पॉपुलर होता है, इतना पॉपुलर होता है कि वह एक दिन यूक्रेन का राष्ट्रपति बन जाता। इस सीरियल से जो जेलेंस्की साहब हैं वो वास्तव में इतने पॉपुलर हुए। यह 2015 में सीरियल आया था और 2019 तक चला। जब ये राष्ट्रपति बन गए उसके कुछ दिन पहले ये बंद हुआ। तो जब 2019 में इलेक्शन आया तो ये खड़े हुए और इस पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 73% से ज़्यादा पॉपुलर वोट जेलेंस्की को मिले और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। और जैसा कि उस सीरियल में होता है, ये जीतने के बाद जेलेंस्की उसी लाइन ऑफ थॉट पे चलते हैं। जैसे ये इनको आप कह सकते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे, यानी जब ये सत्ता में आए तो उन्होंने जो स्थापित तंत्र था उसको बदलने का काम किया और सबसे बड़ा काम इन्होंने किया या करने की कोशिश की वह था एंटी करप्शन मूवमेंट। इन्होंने यूक्रेन के सिस्टम से और समाज से करप्शन को दूर करने का प्रयास किया, जिसमें इनको आंशिक सफलता भी मिली। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये 20 मई 2019 को राष्ट्रपति बने थे। 2020 में कोरोना आ गया तो 20 और 21 तो ऐसे ही गुजर गया और रसिया के साथ इनका जो तनाव था वह बढ़ता गया और अंततः हम देखते हैं कि फरवरी 2022 में रसिया ने व्यवस्थित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और वह चीज़ अब भी चल रही है। और उस युद्ध को ख़त्म करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप प्रयास कर रहे थे, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। अब यहाँ आपको एक सवाल पूछना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर यूक्रेन जो पहले सोवियत संघ का पार्ट था या कहिए कि रसिया का पार्ट था, तो इन दोनों में युद्ध की नौबत क्यों आए? तो इसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से रसिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ा जो देश है वह है यूक्रेन। दूसरी चीज़ कि उसके पास रेयर मिनरल यानी कि जो बहुमूल्य खनिज पदार्थ हैं उसका बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा कारण आप कहेंगे या एक बड़ा कारण आप कहेंगे कि यूक्रेन ने रसिया से अपनी सुरक्षा के लिए ये सोचा कि हमको यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहिए। चलो भाई, यूरोपियन यूनियन में जो कि पसंद नहीं था रसिया को या आप कहिए स्पेशली पुतिन को। लेकिन सबसे बड़ा अपोज जो हुआ, सबसे बड़ा जो तनाव हुआ उस समय हुआ जब यूक्रेन ने यह डिसाइड किया, इस चीज़ का प्रस्ताव रखा कि हमको नाटो का मेंबर बनाया जाए। नाटो का मेंबर बनने का मतलब ये था कि जो नाटो कंट्री हैं यानी कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जो परंपरागत शत्रु रहे हैं सोवियत संघ जो पहले था, और अब कहें तो रूस, तो ये बॉर्डर पे पहुंच जाते। जबकि पुतिन और रसिया की सोच ये है
कि यूक्रेन को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए और नाटो या पश्चिमी शक्तियों को सीधे सीधे रसिया के बॉर्डर पर आने से रोका जाए। इस बात को लेकर के ही तनाव हुआ और फरवरी 2022 में यूक्रेन के ऊपर रसिया ने आक्रमण कर दिया। उस समय जरूर सोचा गया था कि यह युद्ध अधिक से अधिक कुछ महीने चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि 22 से लेकर के आज 25 यानी कि लगभग 3 साल हो गए और यह युद्ध ख़त्म नहीं हो रहा है। दोनों तरफ से हानि हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब उनकी कंपेन चल रही थी प्रेसिडेंटशिप के लिए, तभी उन्होंने कहा था कि उनकी एक वरीयता होगी, उनका एक उद्देश्य होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त किया जाए। और इसीलिए 18 फरवरी को मीटिंग हुई थी जिसमें डील भी साइन होनी थी, लेकिन उस डील का मेन पर्पज़ ये था कि उसके बदले में एक सिक्योरिटी गारंटी प्राप्त करने की यूक्रेन कोशिश करेगा। और अंत इस तरीके से होना था, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराया जाए जिसमें आगे हो, जिसको कहते हैं लीडर यूएसए बने। लेकिन यह बात बिगड़ गई और आज ये है कि यूएसए जो है एक प्रकार से यूक्रेन से नाराज़ है। लेकिन इधर जब संबंध बिगड़े तो यूरोपियन यूनियन, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। आप जानते हैं कि इस पूरी लड़ाई, यह केवल पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इस पूरी लड़ाई में कहीं न कहीं बिजनेस और हथियारों को बेचने जाने का भी एक एंगल है। लेकिन यह मानकर चलिए कि कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल पे, यह बड़े लेवल पे युद्ध हो रहा है, उसमें यूएसए की भूमिका को दरकिनार करके न तो अस्थायी शांति स्थापित की जा सकती है और न ही युद्ध को रोका जा सकता है। तो ये था यूक्रेन संकट और जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।